हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10th की हिस्ट्री लेसन 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके एंड स्टूडेंट्स, चूँकि लेसन बहुत लंबा है इसलिए हम इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो करने पड़ रहे हैं। तो ये आपका लेसन का 7th वीडियो है। इससे पहले मैं 6 वीडियो और कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं जाके यूट्यूब से देख लें ताकि पीछे की जो स्टोरी है आपको क्लियर समझ में आ जाए। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपका वीडियो नंबर 7 होगा और टॉपिक आपका है 1848। मेनली हम लोग यहाँ पर स्टोरी जो देखेंगे आपको 1848 के बाद की देखेंगे। हमने कल जो स्टोरी देखी थी 1830 से 1848 की स्टोरी देखी थी। वहाँ पर किस तरह से जो है रिवोल्यूशंस हुए थे और किस तरह से वहाँ पर जो है रिलेशंस जो हुए थे उसमें किस तरह से रोमांटिक का मतलब रोमांटिज्म आया था, या रीजन ऑफ टेरर जो है आतंक का एक समय हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें गिलोटिन वगैरह जो है इसमें देखे थे हम लोग। और हार्डशिप, हंगर और पॉपुलर रिवोल्ट कैसे हुए थे इसको हमने पिछली वीडियो में देखा था। लेकिन आज हम देखेंगे इस वीडियो में द रिवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स, यानी कि जो लिबरल्स विचारधारा के लोग थे, जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों ने किस तरह से रिवोल्यूशंस किया, किस तरह से आंदोलन किया, आज हम इसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल होगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें। और आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 17 को ओपन कर लें, पेज नंबर 17, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, आइए देखते हैं। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर एम्प्लॉयड एंड द स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्री इन द ईयर 1848 और revolutions led by the educated middle class was underway. Events that means कह सकते हैं कि जब यूरोप में, पूरे यूरोप के शहर में जो पुअर लोग थे या अनएम्प्लॉयड लोग थे या जो स्टार्विंग जो पीजेंट लोग थे या वर्कर्स जो है अलग अलग शहरों में, अलग अलग एरियाओं में जब रिवोल्ट कर रहे थे, जब आंदोलन कर रहे थे, उसी के साथ साथ एक और रिवोल्ट भी हो रहा था जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें मिडिल क्लास के लोग, जो एजुकेटेड लोग थे या फिर जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, वे मिडिल क्लास के लोग के रूप में मतलब उभरे। यानी कि ये लोग भी क्या करते थे, अपना एक अलग से मूवमेंट जो है रिवोल्ट जो है साथ साथ कर रहे थे। इवेंट्स ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी 1848 का जो रिवोल्ट हुआ था, जो फ्रांस में जो वो हुआ था, तो उसके साथ ही ब्रॉड अबाउट द एबोलिशंस ऑफ मोनार्क एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑफ यूनिवर्सल मेल सफरेज। मेल सफरेज देखिएगा, मेल सफरेज, वुमेन सफरेज नहीं कर रहा है, केवल मेल सफरेज कर रहा है। हैड बीन प्रोक्लेम्ड, यानी कि जब फरवरी 1848 में जब फ्रेंच रिवोल्यूशंस हुई थी और सभी लोगों को, यानी कि वो मेल जो थे, चाहे वो रिच हैं या पुअर हैं, उससे मतलब नहीं था, सभी मेल को जो आपको वोट देने के राइट दिए गए थे, उस समय ये जो है आंदोलन कर रहे थे। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जबकि यूरोप के दूसरे पार्ट में वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट एट एग्जिस्ट, यानी कि उस समय जैसे आज हम जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, हंगरी को देखते हैं, उस तरह का कोई वहाँ पर नेशन स्टेट के रूप में कोई इंडिपेंडेंट राज्य नहीं था। ठीक है, जैसे मेन एंड वुमेन वेयर लिबरल मिडिल क्लासेस क्लाइम्ड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण का जो है कि इस तरह से कोई बात वहाँ पर नहीं थी। और दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट ऑफ टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशंस ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। जब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वहाँ पर आ चुकी थी तब ये लोग क्या करते थे, अपने एडवांटेज को, अपनी बात को गवर्नमेंट तक रखने के लिए ये लोग अपनी डिमांड्स को पार्लियामेंट में रखने के लिए नेशन स्टेट क्रिएट करने का बात कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि इसमें जो बात हो रही थी कि भाई जो एक संविधान बने उसमें सभी लोगों को आज़ादी मिले, चाहे खासकर प्रेस की आज़ादी मिले। यानी कि प्रेस पहले क्या था, पहले था सेंसरशिप लगा हुआ था, यानी कि किंग जो चाहेगा वही मैसेज केवल छपेगा, वही मैसेज लोग पढ़ेंगे। यानी कि इस तरह से दबाव जो थे पहले से अब हटाए जाना चाहिए। फ्रीडम टू एसोसिएशन, यानी कि लोग अपना जो एसोसिएशन जो है वो भी मतलब जो है कर सके, लोग अपना संगठन बना सके, इस तरह की बातें जो है वहाँ पर हो रही थी। इन जर्मन रीजन a large number of political associations whose members were middle classes, professional businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German nation assembly।
देखिए यहाँ पर जर्मन रीजन्स के जो लोग थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, जो बड़े बड़े जो मिडिल क्लास के लोग, प्रोफेशनल थे या बिजनेसमैन थे या फिर जो आर्टिसियन थे, वे लोग एक साथ आए जो वहाँ की जो सिटी थी फ्रैंकफर्ट में, पार्लियामेंट में, और डिसाइड किए कि सभी जो जर्मन लोग हैं, ठीक है, उन सब के लिए जो है वोट देने का राइट यहाँ पर दिए जाएं। ओके, ऑन 18 मई 1848 831 elected representative marched into the festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament convention in the Church of the St. Paul। यानी कि जो 18 मई को इलेक्शंस हुआ था उसमें से 831 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड किया गया और एक खास कर से फेस्टिव प्रोसेसन में पार्टिसिपेट होने के लिए वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपने अपने सीट पर मतलब विराजमान हुए। दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फॉर जर्मन नेशन के लिए, टू बी द हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो मोनार्की सब्जेक्ट था उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के अनुसार पार्लियामेंट में जो है बनाया गया। when the deputies offered to crown the crown on the term of the Friedrich William IV जो है किंग ऑफ द, जो पर्सिया का किंग था, जब बद्दी में बैठा तो ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइंड द अदर मोनार्क, और इसको वो रिजेक्ट करके अदर मोनार्क को, अदर जो राज था वो जो अपोज कर रहे थे इस चीज़ को, इलेक्टेड असेंबली को, उसमें जा करके वो शामिल हो गया। यानी कि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर इलेक्टेड असेंबली वर्क करें, वे मोनार्कियल सिस्टम में विश्वास करता था। जो विलियम किंग जो था, फ्रेडरिच विलियम, वो जाकर के मोनार्क में पार्टिसिपेट हो गया, जो कि इस प्रकार के सिस्टम को अपोज करते थे। वाइल द पोजिशंस ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रंगर, हालांकि यहाँ पर जो अपोजिशन वाले थे, अरिस्टोक्रेसी निरंकुश और मिलिट्री, वो काफ़ी मजबूत थे। द सोशल बेसिस पार्लियामेंट इरोडेड, जो सामाजिक बेसिस पार्लियामेंट था उसको समाप्त कर दिया गया। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेट बाय द मिडिल क्लासेस हु resisted the demands of workers and artisans and consequently lost of their support। इस प्रकार जो है जो पार्लियामेंट में काफ़ी मिडिल क्लास के लोग थे और जिनकी डिमांड वर्कर्स के लिए था, आर्टिसन के लिए था, वो क्या हो गया, उनका सपोर्ट जो है समाप्त हो गया। एंड इन द एंड ट्रूप्स वेयर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, यानी कि इस तरह से जो है उस असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। द इशू ऑफ एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल्स मूवमेंट, यानी कि इस प्रकार से विवादास्पद था कि भाई औरतों को राइट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, या औरतों का जो है पॉलिटिकल राइट में पार्टिसिपेट कराना सही है कि नहीं है, इस तरह से विवादास्पद था, कंट्रोवर्शियल था। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, हालांकि उसमें बहुत सारी अधिक संख्या में औरतें मतलब मुख्य रूप से एक्टिव पार्टिसिपेटेड थी। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, और औरतें भी अपना एक संगठन, राजनीतिक संगठन बना रखी थी। फाउंडेड न्यूज़पेपर, अपना न्यूज़पेपर भी वो लोगों ने फाउंड कर रखी थी। एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, और इस प्रकार के पॉलिटिकल मीटिंग अभी वो पार्टिसिपेट करती थी। डिस्पाइट दिस वेयर डिनाइड, हालांकि इसके बाद भी उनकी जो है डिनाई, यानी कि उसकी बातों को नहीं माना जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फिगर जो है पार्लियामेंट का, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लोग जो हैं पार्टिसिपेट हुए हैं। सफेद राइट ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ असेंबली, यानी कि औरतें भी अपना जो है वोट के राइट को असेंबली इलेक्शन के लिए वो डिमांड करती थी। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वेयर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, यानी जब यहाँ पर चर्च में मीटिंग जो हो रही थी पार्लियामेंट में, तो औरतों को भी पार्टिसिपेट किया गया, लेकिन औरतें केवल विजिटर्स के रूप में, यानी केवल मुख्य दर्शक, क्या आपको कल चुपचाप देखना है, कुछ बोलना नहीं है, उस रूप में गैलरी में खड़ा होने का केवल परमिशन मिला, केवल खड़ा होने का परमिशन मिला। दाउ कंजर्वेटिव फोर्स वेयर एबल टू सप्रेस लिबरल्स मूवमेंट इन 1848, हालांकि जो कंजर्वेटिव्स थे वो ज़्यादा मतलब फोर्स किए लिबरल मूवमेंट को दबा देने का। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, हालांकि वो पुराने मतलब ऑर्डर को तो रिस्टोर नहीं कर पाया, यानी कि फिर से मोनार्की को रिस्टोर नहीं कर पाया, लेकिन
monarch were being to realize that the cycle of revolutions and repressions would only be ended by granting concession of the liberals nationalist। यानी कि वो देखा कि भाई बार बार रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, बार बार हम दबा रहे हैं, बार बार रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, बार बार हम दबा रहे हैं। इस तरह की जो रिवोल्यूशन की जो साइकिल है वो इस तरह से शांत नहीं होने वाली है, इस तरह से बंद नहीं होने वाली है। अगर बंद होना है, बंद करना है तो इन लोगों को कुछ क्या करना होगा, कुछ कंसेशन यानी कुछ इन्होंने छूट देना पड़ेगा, कुछ इनकी बात भी माननी पड़ेगी। Hence, in the year after 1848, the autocratic monarch of Central and Eastern Europe began to introduce the church change that had already taken place in the Western Europe before 1815। जो 1815 के पहले यूरोप के पश्चिमी भाग में जो बदलाव आ चुके थे, वो पूर्वी भाग के जो पूर्वी और सेंट्रल भाग का जो यूरोप था, वहाँ में भी इस प्रकार के बदलाव जो है लाना जो है मोनार्क द्वारा ये लाया गया। 10 सर्फडम यानी कि जो भूदास थे, जो भूदास थे, जो भूमि पर वर्क करते थे, बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूर थे, वे एबलिश्ड इन द, और उसको एबलिश कर दिया गया हैप्सबर्ग डोमिनियन एंड रशियन में, एंड हैप्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी ऑफ द हंगरियंस इन 1867। यानी कि जो हैप्सबर्ग द्वारा और सारे अधिकार जो है इन हंगरियंस को दे दिया गया था। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इसको हम देख लेते हैं किस तरह से जर्मनी इटली का जो यूनिफिकेशंस हुआ, जर्मनी इटली जो है नेशन स्टेट कैसे बने, आज हम इसको इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट्स ऑफ द नेशन। क्या आर्मी भी, क्या सेना भी राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, या सेना से भी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से जो है आर्मी भी क्या एक नेशन का राष्ट्र निर्माण कर सकती है, इसको हम देखते हैं। पेज नंबर आपका 19 है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम एसोसिएशंस विद द डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशंस। यानी कि 1848 के रिवोल्ट के बाद जो नेशनलिज्म है, यानी कि राष्ट्रवादी जो विचारधारा के लोग हैं यूरोप के, वो एक संघ और एक डेमोक्रेसी की तरह जो है मूव किए। नेशनलिस्ट sentiments were often mobilized by the conservatives for promoting states power and achieving political dominions over Europe। यानी कि जो कंजर्वेटिव थे, जो नेशनलिस्ट थे, वो अपने सेंटिमेंट को बदले और एक संघ का निर्माण किए, और इस तरह से अपने राष्ट्र का, अपने स्टेट का किस तरह से जो है पावर को इम्प्रूव कर सके, इसके लिए वो उन्होंने वर्क किया। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाई विच जर्मन एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड अ नेशन स्टेट। यानी कि इसको हम देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ जैसे जर्मनी और इटली का किस तरह से जो है नेशन स्टेट के रूप में यूनिफिकेशन किया गया, एकीकरण किया गया। अगर इसको देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि जो आर्मी है या फिर किस तरह से जो है एक स्टेट का निर्माण हुआ, एक नेशन स्टेट का निर्माण हुआ, और कैसे उसकी पावर को इम्प्रूव करने का प्रयास किया गया। तो एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर वाइड स्प्रेड एमंग द मिडिल क्लासेज जर्मन। जो जर्मनी में खासकर मिडिल क्लास के लोगों के अंदर ही एक राष्ट्रवादी भावना का सबसे पहले विकास हुआ। हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन्स कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्नड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। यानी सबसे पहले देते हैं कि जर्मन में 1848 में जो अलग अलग जो रीजन्स के लोग थे, उन्होंने एक महासंघ का निर्माण किया, ताकि जिस नेशन स्टेट के रूप में गवर्नमेंट को इलेक्टेड पार्लियामेंट के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। दिस लिबरल इनिशिएटिव ऑन नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ पर्सिया। यानी कि आप यहाँ देखते हैं कि पिछले जो है पहले लिबरल्स जो थे इनिशिएटिव नेशन बिल्डिंग के रूप में वर्क किए, और ख़ासकर जो है जो मोनार्की थे या फिर मिलिट्री के लोग थे जो सपोर्ट करते थे लैंड ओनर्स को, जंकर्स को पर्सिया में। फ्रॉम देन एंड पर्सिया टुक एंड लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। और ये लास्ट में क्या किए, जो है एक इन्हीं के नेतृत्व में एक मूवमेंट चलाया गया, जिसमें अलग अलग राष्ट्र का, अलग अलग नेशन का यूनिफिकेशन किया गया, एकीकरण किया गया। यानी कि जो अलग अलग जो एक कंट्री जो है, आज हम जिस कंट्री का नाम जानते हैं, पहले वो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब उसको एक किया गया, एक नेशन, एक राष्ट्र, एक जो है फ्लैग के अंतर्गत उसको लाने का प्रयास किया गया।
तो जर्मनी का जो मतलब एकीकरण है, यूनिफिकेशंस है, उसमें मेन जो है चीफ रोल अदा करते हैं ऑटो वन बिस्मार्क। यहाँ से देखिएगा एक इम्पोर्टेंट लाइन है, द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। यानी कि नौकर जो शाही था या पर्शियन के आर्मी था, तो जो मेन चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने क्या किया था, जर्मनी का यूनिफिकेशन करने में उन्होंने मुख्य रूप से रोल प्ले किया था। 3 वार्स ओवर 7 ईयर्स, और लगभग 7 वर्षों में 3 बड़ी बड़ी युद्धें जो है लड़ी गई विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच में। इंडियड इन पर्सिया विक्टोरी एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और इस प्रकार जो है पर्शियन का विक्टोरी और यहाँ पर जो हुआ और जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का उसको कंप्लीट कर लिया गया। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वाज द प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड द वर्साइल। और इस प्रकार जो है यूनिफिकेशन होने के बाद, जर्मनी का एकीकरण होने के बाद, जर्मनी एक नेशन स्टेट होने के बाद सबसे पहले गद्दी पर बैठे विलियम फर्स्ट जो है उनको बनाया गया, और उनका जो है समारोह जो है क्या कह सकते उसको कह सकते हैं एक समारोह के रूप में जो वर्साइल में इनको मनाया गया। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, यानी बहुत कड़ाके की ठंड थी 18 जनवरी 1871 को, एन असेंबली कंप्रोमाइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी important Persia minister including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall, यानी कि जो शीश महल का सकते हैं हॉल ऑफ द मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल टू प्रोक्लेम अ न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट इन पर्सिया। यानी कि इस प्रकार जो भी वहाँ पर जर्मन स्टेट हुए, जो रिप्रेजेंटेटिव आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव या पर्सिया मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव, सभी लोग मिलकर के ऑटो वन बिस्मार्क की मतलब अध्यक्षता में जो है गैदर हुए थे। एक बहुत कहते हैं शीश महल था, शीशे का महल था जो काफ़ी ज़्यादा ठंड था, वर्साइल में उसमें हुए थे, और उसमें कैसर विलियम फर्स्ट को पर्सिया का हेड किया गया, यानी पर्सिया का जो हेड थे उनके अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई। The nation building process in Germany had demonstrated by the dominance of Persia state power। इस प्रकार जो है एक राष्ट्र का निर्माण किया गया जर्मनी के डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान, जो कि पर्सिया स्टेट के पावर को बढ़ाता है। The new state placed a strong emphasis and modernizing the currency। और इस प्रकार जो है उसको और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया। बैंकिंग या लीगल जस्टिस सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया जर्मनी के अंतर्गत। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकेम अ मॉडल ऑफ द रेस्ट ऑफ जर्मनी। और बाकी जर्मनी का जो पार्ट्स था यहाँ एक रोल मॉडल के रूप में इटेब्लिश हुआ, और उसको सीख लेकर के लोग अलग अलग अपने भी यूनिफिकेशन किए। तो आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे या ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, और इस प्रकार 1-2 और वीडियो होगा। इसके बाद लेसन ये आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप इसको राइट कर लीजिएगा। बेटा इससे पहले आप नोट्स तैयार कीजिए और नोट्स को मेरे व्हाट्सअप पे सेंड कर दीजिए ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, ठीक है। और फिर आगे की जो आपकी जो स्टोरी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।